My name is Abhay and I am teaching you comparative politics. This is the paper which is being taught for BA program semester 3rd. This is one of the core papers of political science, comparative government and politics. In the previous class, I have told you that comparative politics is very important paper in political science. It is even taught in honors paper BA program. So you could ask me a question, what is comparative politics? How comparative politics is different from Indian government and politics or international relations or political theories? The first thing you have to keep in mind that as far as theme is concerned, this paper is not very different from other papers like international relation or Indian government and politics. For example, we are going to study political parties, institutions, army, regimes, democracy, authoritarianism, totalitarianism, Marxism, communist government, liberal government, presidential system, parliamentary system, social movements, globalization, new economic policies. These are the broad topics which are included in comparative politics. So, as far as theme or subject matter is concerned, this paper is not very different from international relations. So you could ask me a question that if it is very similar to what is taught in, let's say, international relations or in other disciplines like, let's say, political theories or Indian government and politics, then why we are going to study it as a separate subject? So in my experience, in my reading, the most fundamental characterization of this paper is its method, not the subject matter. कहने का ये मतलब ये है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जो भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाने जाने वाला है, अगर ये चीजें ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के दूसरे डिसिप्लिन्स में पढ़ाई जाती है, तो ये सब्जेक्ट को स्पेशल बनाने की क्या जरूरत थी? तो मेरा ये मानना है कि इसका जो अप्रोच है, वो अप्रोच जो है इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को अलग बनाता है। मिसाल के तौर पे आप आलू को ले लीजिए। आलू का कितने सारे आइटम्स बनते हैं। सेम आलू से आलू की सब्जी भी बनती है, चाट भी बनता है, पकौड़े भी बनते हैं। तो उसी तरह से हम जब पॉलिटिकल पार्टीज को एक किसी खास देश के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है। जैसे हम कांग्रेस पार्टी को पढ़ते हैं, बीजेपी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम कांग्रेस और बीजेपी को पढ़ते हैं, तो ये भारत का जो राजनीतिक ढांचा है उसके मुताबिक हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाउंड्री के अंदर में हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, तो हम कैसे पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को? वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम कर रही है, उसका दूसरे कंट्रीज के पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स से चाइना के पॉलिटिकल पार्टी से कैसे उसका अलग रोल है,
तो हम इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव मेथड लेके चलते हैं। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए हम डेमोक्रेसी के बारे में इंडिया में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो वहां भी डेमोक्रेसी पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ डेमोक्रेसी कोई अलग हो जाएगी या डेमोक्रेसी का डेफिनेशन बदल जाएगा, लेकिन जब वहां डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको देखना है कि डेमोक्रेसी कैसे परवान चढ़ा, डेमोक्रेसी एक देश की डेमोक्रेसी दूसरे देश की डेमोक्रेसी से कैसे अलग है, कॉलोनियल कंट्री में जो बाद में जिनको आज़ादी मिली वहां पे डेमोक्रेसी आई तो क्या उसका रंग और रूप अलग हो गया, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जहां पे डेमोक्रेसी शुरू में आई 18th और 19th सेंचुरी में उसकी शुरुआत हुई, तो क्या वहां पे डेमोक्रेसी के कुछ फीचर अलग थे जो इंडिया और दूसरे कंट्री को लेके। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन चीजें रहेंगी, हमेशा आपको एक कंपैरेटिव मेथड रहेगी। हम पार्लियामेंट पढ़े हैं ना इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, लेकिन जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है यहाँ पे कि हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडिया को भी पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कैसे अलग है। तो हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, व्हाई आर वी कंपेयरिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग सो दैट वी कुड गेट ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, हम और गहरी समझदारी हमारी हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही वातावरण में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही माहौल में अगर हम चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो दृष्टि होगी, हमारी जो समझदारी होगी वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बिहार से हूं, बिहार में ज्यादातर लोग चावल खाता है, तो चावल खा रहा है, लेकिन राजस्थान में और हरियाणा में ज्यादातर लोग रोटी खा रहा है, तो हम कहेंगे जो चावल खाता है वही अच्छा होता है। तो ये तो गलत है ना भाई। साड़ी पहनना लोग कहते हैं बहुत ही अच्छी चीज है, लड़कियों को साड़ी ही पहनना चाहिए, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के लोग हैं वहां साड़ी लोग जरूर पहनते होंगे, लेकिन ज्यादातर वो लोग कुछ और कपड़े पहन रहे हैं, सलवार पहनते हैं। उसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो दोस्त हैं, आसाम से, मणिपुर से, वो कुछ और कपड़ा पहनते हैं, वो साड़ी नहीं पहनते हैं। समझ रहे? तो आप जब विभिन्न समाज को, विभिन्न देश के लोगों के खान पान का जब एक साथ जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको लगता है कि कोई स्टैंडर्ड ड्रेस नहीं हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि यही मानव जाति के लिए सबसे बेहतर ड्रेस है। उसी तरह से भाषा को लीजिए, हिंदी लैंग्वेज जो है कैसे लिखी जाती है? हिंदी बाएं से दाएं की तरफ, और उर्दू लैंग्वेज जो है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। तो हमने सुना है, जब मैं उर्दू पढ़ता था और उर्दू लिखता हूं तो मुझसे कुछ लोग कहते हैं उर्दू तो उल्टा लिखा जाता है, उर्दू उल्टा लिखा। अरे भाई उल्टा कैसे लिखा जाएगा? किसी के लिए उल्टा है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए वो उल्टा हो। और आपको सौरव गांगुली बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, है ना, ऐसे, तो आप कहेंगे कि उल्टा बैटिंग करता है। अरे कैसे उल्टा? सचिन तेंदुलकर ऐसे बैटिंग करते हैं तो सौरव गांगुली के लिए ऐसे बैटिंग करना भी उनके लिए नेचुरल है। तो हम कंपैरेटिव मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। बात वही है दोस्त मेरे, वही डेमोक्रेसी पढ़नी है, वही आपको पॉलिटिकल पार्टीज पढ़नी है, वही आर्मी, वही मीडिया, वही ग्लोबलाइजेशन, लेकिन हमको इसको विभिन्न देशों में इसी तरह की जो व्यवस्था है उससे हम उसको कंपेयर करते हैं उसको, ताकि हमारी समझदारी जो है वो और गहरी हो। समझ रहे हैं? कोई सवाल आप लोगों के? बोलिए प्लीज, नहीं बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। बताइए कुछ सवाल। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है तुलनात्मक राजनीति। कोई सवाल आपके? बताइए। नहीं है कोई सवाल? चलिए, इसका मतलब मैं नहीं पढ़ा पा रहा। देखिए अब ये है रीडर, ये है रीडर। आपको इसी का फोटो कॉपी कराना है। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, मैं उनको डांट नहीं रहा हूं, आप इसको फोटो कॉपी करा लो, पढ़ने की कोशिश करो।
अंग्रेजी भी इम्प्रूव होगी। और अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, एमए करनी है, तो वहाँ भी अंग्रेजी मदद करती है। और क्लास के अंदर में चूंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं दोनों मिक्स ही पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादातर हिंदी ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमें पढ़ना है, देखिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका मेथड क्या है। मतलब नेचर, स्कोप और मेथड, मतलब सिंपल सा सवाल आपको एक है कि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किन किन विषयों का अध्ययन करता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस पद्धति का इस्तेमाल करता है, ये सारी सवाल जो होंगे वो आएंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो शुरुआत होगी इसमें आएगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। पहला ही सवाल आपका आएगा एग्जाम में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, इसमें किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, किन किन अप्रोच से इसको पढ़ाया जाता है, इसके बारे में लिखिए। तो जो मैंने आपको ये बताया, ये बात बताई, वो काफ़ी अहम है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कोई ऐसी नहीं है कि इसमें जो हम विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, जिस थीम्स को पढ़ रहे हैं, वो कोई बहुत ही अजनबी है आपके लिए, नहीं। आपके लिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया जाता है, या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है, या फिर पॉलिटिकल थियरी में पढ़ाया जाता है। इसमें सिर्फ यही है कि हम इसमें अलग अलग देशों के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का एक साथ कंपैरेटिव स्टडीज कर रहे हैं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ कि अच्छा ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कैसे काम करता है, अच्छा तो इंग्लैंड का राजशाही कैसे काम करती है, अच्छा तो क्या भारत में राष्ट्रपति जिस तरह से काम करता है, क्या वहां का राजा उसी के मुताबिक यहाँ काम करता है, क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका एक ही है क्या, या दोनों में एक ही डेमोक्रेसी है, एक ही तरह का सिस्टम है, तो क्या कुछ कुछ अलग है क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो होता है वो ज्यादा ताकतवर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से है क्या वो ज्यादा काम करा सकता है क्या इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो ज्यादा ताकतवर है क्या अमेरिका के सेनेट के साथ। इस तरह के सवाल आते हैं। जब इस तरह के सवाल जब आते हैं तो आपकी समझदारी घटती है कि बढ़ती है, बढ़ेगी, क्योंकि आप बोलते ना, उसको हम कहते हैं ना हिंदी में, कुएं के मेढक नहीं रह गए, कुएं के मेढक। हम सब एक अर्थों में कुएं के क्या है, मेढक है ना, कुएं को ही समझ रहे हैं कि समंदर है, नहीं है ना ये समंदर। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो पहले हिस्से में जो पढ़ाई जाएगी बातें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, उसका स्कोप क्या होता है, स्कोप का मतलब कि उसका दायरा क्या है, कौन कौन सी पद्धति पढ़ाई जाती है, ये सवाल आपका पहले आएगा। एक सवाल आना ही आना है, मैं कह रहा हूं अगर ना आएगा तो आप मुझे जो सजा देना चाहें आप दे सकते हैं, ये सवाल आएगा ही आएगा। दूसरा सेक्शन है इसमें कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रिजीम के बारे में बात होती है। दूसरे सेक्शन रिजीम का मतलब होता है कि जो शासन व्यवस्था जो होती है, शासन व्यवस्था, तो उसके बारे में व्यवस्था होती है कि आप बताइए ऑथोरिटेरियनिज्म से आप क्या समझते हैं, है ना। ऑथोरिटेरियनिज्म, शायद इसको हिंदी में अधिनायकवाद कहा जाता है, ठीक है ना। और टोटलिटेरियनिज्म, आपने सुना होगा विपक्ष के नेताओं को, सरकार बहुत ऑथोरिटेरियन हो गई है, सुना होगा आपने। तो सवाल होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोरिटेरियन। बहुत ही आसान शब्द में ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब यह हुआ जहां पे ताकत यानी सत्ता यानी पावर का दुरुपयोग हो और सत्ता का कंसंट्रेशन हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय सत्ता का कंसंट्रेशन हो जाना। सत्ता का कंसंट्रेशन का मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोगों के कामों का बंटवारा है, हर संस्था के कामों का बंटवारा है। आपके काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा और आपके काम में वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ऑथोरिटेरियन रिजीम का मतलब ये हुआ कि जहां पे सत्ता यानी ताकत
एक ही हाथ में कब्जा लोग कर ले, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। मैं बहुत ही आम लफ्ज में आपको बता रहा हूं, जहां पे पावर जो है वो कंसंट्रेट हो जाए। अब पावर डेमोक्रेसी में क्या है, सेपरेशन है पावर का। पार्लियामेंट ये काम करेगा, एग्जीक्यूटिव ये काम करेगा, अदालत ये काम करेगा, पुलिस ये काम करेगा। अब क्या है, एक ही आदमी की मर्जी चलेगी, है ना। होता है कि नहीं, पॉलिटिक्स में सुना होगा, इंदिरा गांधी के टाइम में सुना होगा कि ऑथोरिटेरियनिज्म बहुत बढ़ गया था, आता है ना, इमरजेंसी लग गई थी, ऐसी बात सुनने को आते हैं ना। वो जिसको चाहती थी चीफ मिनिस्टर बना देती थी, ऐसा इल्जाम है। अभी की भी जो मौजूदा सरकार है, इसके ऊपर भी विपक्ष का जो विपक्ष है यही इल्जाम लगाता है कि ये जो सरकार है ये ऑथोरिटेरियन है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो क्या करें कि नहीं, विपक्षी पार्टियां कुछ कर नहीं रही हैं, सरकार को बदनाम कर रही है। तो हम लोगों को पढ़ना है ऑथोरिटेरियनिज्म। आपने ये भी सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि जो कम्युनिस्ट की सरकार होती है वो सरकार बहुत ही ऑथोरिटेरियन होती है, और जो लिबरल सरकार होती है वो सरकार बहुत ही फ्रीडम देती है। समझ रहे हैं मेरी, इस पे भी बहस होगी। कम्युनिस्ट वाले कह रहे कि नहीं, हम ज्यादा फ्रीडम देते हैं, जो लिबरल सरकार होती है वो ज्यादा फ्रीडम नहीं देती है। ये भी एक बहस का इशू है। तो एक तरफ हुआ ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, और ये क्या कर रहा है, लोगों की फ्रीडम को अपने खत्म कर देता है। तो जब भी आपके दिमाग में बात आए ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये आपके फ्रीडम को खत्म कर रहा है। फ्रीडम को बढ़ा रहा है कि खत्म कर रहा है। अगर कोई सरकार ऑथोरिटेरियन है तो उसमें आपके फ्रीडम बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या घटेंगे? आग और पानी का जो रिश्ता है उसी तरह का रिश्ता है टोटलिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म का फ्रीडम से। तो इस, और अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब हम बात करेंगे, आपने पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी पढ़ा होगा, लिबर्टी। आपने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा। तो एक तरह से फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी, ये इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम विभिन्न देशों की बात करेंगे। डेमोक्रेसी वाले देश में कैसा होता है, मुस्लिम कंट्री में कैसा होता है, कम्युनिस्ट कंट्री में कैसा होता है, तब आपके सामने एक बेहतर सिचुएशन पैदा होता है। तो ये भी आपको, जब हम पढ़ेंगे ऑथोरिटेरियन रिजीम, तो हम पढ़ेंगे ऑथोरिटेरियनिज्म का क्या है, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे, इटली में कैसे फासिज्म, टोटलिटेरियनिज्म आया, जर्मनी में कैसे आया। और जहां भी सवाल है ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, यानी इंसानों के फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है, सरकार ताकतवर होती जा रही है। ऑथोरिटेरियन रिजीम में और टोटलिटेरियन रिजीम में सरकार कमजोर होती है कि मजबूत होती है? मजबूत। नागरिकों के अधिकार को ज्यादा दिया जाता है कि छीन लिया जाता है? हाँ। तीसरा सेक्शन है इसमें पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम किस किस तरह का होता है, माने राजनीतिक शासन पद्धति है वो कितने तरह की होती है। ये चीजें आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ी है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है, पार्लियामेंट में कानून कैसे बनता है, प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है, मुख्यमंत्री का क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, ये सब पढ़ा ना आपने। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, ये सब पढ़ा। यहाँ पे हम थोड़ा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, कई देशों को कंपेयर करेंगे इसमें। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली यूके की है, इंग्लैंड की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति का जो सिस्टम है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये है यूएसए का। अमेरिका में जो सिस्टम है वो है प्रेसिडेंशियल, और इंग्लैंड में जो है वो है पार्लियामेंट्री। इंग्लैंड में जो है यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे है पार्लियामेंट्री, और अमेरिका में है, यूएसए में है, वो है प्रेसिडेंशियल। इंडिया में कौन सा सिस्टम है बताइए, बोलिए? संसदीय। संसदीय, तो संसदीय का काम करने का तरीका अलग है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का काम करने का तरीका अलग है। लगा? अब आप लोग तय करना, एक दिन क्लास में बहस भी होगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। दोनों के अपने अपनी कमजोरियां हैं और अपने अपने उसके गुण हैं। कहीं पे कोई चीज अच्छी लग रही है, कहीं पे कोई चीज ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? संसदीय व्यवस्था और प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
सरकार संसदीय व्यवस्था में उसी की बनती है जिसके एमपी ज्यादा जीत के आते हैं और जिनकी मेजोरिटी होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि संसद में यानी कांग्रेस में, सीनेट में कुछ और मेजोरिटी रहती है और प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का हो सकता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यह जरूरी नहीं है कि जो पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता हो वो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी सेनेट में भी उसकी मेजोरिटी हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चेक एंड बैलेंसेस ज्यादा है। सही समझ रहे हैं मेरी बात? चेक एंड बैलेंसेस का मतलब क्या हुआ? चेक एंड बैलेंसेस, अब देखिए इसका हिंदी क्या हुआ कहना बहुत मुश्किल है। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब होगा एक तरह से कि किसी की चलती चलेगी नहीं। अगर तो चेक एंड बैलेंसेस का मतलब ये हुआ मोटा मोटी कि अगर कोई आदमी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी सिस्टम बना हुआ है। तो जो चीज आपको संसद ने जो कानून बनाया, अगर वो कानून संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है तो कोर्ट ने उसे खारिज करके संविधान को बचाया या संविधान को कमजोर किया? बचाया। और उसने सरकार की गलतियों को दूर किया या उसको समर्थन किया? तो इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। मतलब हम अगर कोई अपना दुरुपयोग करेगा या गलत राह में जाएगा तो उसको वापस लाने के लिए एक दूसरा सिस्टम बना हुआ है। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि चेक एंड बैलेंस। एक आदमी की मनमानी न चले। तो क्या होता है ऑथोरिटेरियन रिजीम में और टोटलिटेरियन रिजीम में कि जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम होता है ना वो खत्म कर दिया जाता है और एक ही आदमी की जो मर्जी होती है वो करता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम और पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे 12वीं क्लास की या 11th क्लास की किताब में भी आपने पढ़ा होगा चुनाव। भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। चुनाव होने के लिए पार्टियां इलेक्शंस लड़ती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जब चुनाव होता है जी, लेकिन आपको भी पता है कि जब चुनाव होता है एमपी का तो वो कुछ अलग होता है। जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का तो कुछ अलग होता है। जब चुनाव इंग्लैंड में होता है तो उसकी पद्धति अलग है। जब चुनाव अमेरिका में होता है तो उसकी पद्धति अलग है। कहीं का चुनाव को लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, कहीं के चुनाव में क्या होता है कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा सीट नहीं मिल पाती है। जैसे मिसाल के तौर पे बहन मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसने शायद 2014 के इलेक्शंस में तकरीबन 20% वोट लिया था। यानी जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से 20 लोगों ने, अगर 100 लोगों ने मतदान किया तो उसमें से 20 लोगों ने किसको वोट किया? बहन मायावती की पार्टी को वोट किया। लेकिन जब बाद में रिजल्ट आया तो उत्तर प्रदेश में 80 हैं एमपी के सीट। तो 80 सीट अगर उत्तर प्रदेश में है और 20% अगर मायावती जी को वोट मिला तो कितने सीट मायावती जी को मिलना चाहिए बताइए? 80 सीट का 20% कितना हुआ? 16 होना हुआ ना। 16 10% हो गया 8 और 20% हुआ कितना? 16। तो चूंकि मायावती जी को 20% वोट मिला था तो मायावती जी को कम से कम कितने सीट आने चाहिए था? 16। लेकिन मायावती जी को सीट आया कितना? 0। तो ये भी तो एक तरह का अन्याय है ना। कुछ लोग कहते हैं कि अन्याय है एक तरह का, क्योंकि यहां पे जो सिस्टम है इंडिया में वो कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास द पोल। जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किया वो विजेता, बाकी लोग हार गए। दूसरा सवाल कि टोटल इस क्लास में वोट देने वाले मान लीजिए हैं 100 बच्चे और 4 क्लास मॉनिटर खड़े हो गए और उसमें सबसे ज्यादा वोट मिला किसी को 22 वोट मान लीजिए, या 22 नहीं मान लीजिए 30 वोट मिला उसको। तो 30 वोट आपको मिला, 29 इनको मिला, 28 इनको मिला और 10 उनको मिला। मान लीजिए सब मिलकर टोटल 100 हो गए। तो सबसे ज्यादा इनको आया 30 वोट। मैंने कहा सी इज द विनर। तो कोई सवाल उठा सकता है कि नहीं, कैसे विनर है भैया? इस क्लास के अंदर में टोटल स्ट्रेंथ है 100 का, तुमको तो वोट मिला 30, तो इसका मतलब है तुम्हारे खिलाफ कितने लोग थे? 70। तो तुम जीती कि तुम हारी? 70 तो तुम्हारे खिलाफ है ना। नहीं हुआ? लेकिन ये भी होगा ना, रिप्रेजेंटेटिव्स
बढ़कर जैसे आपने बिल्कुल सही बात की। भारत के अंदर में आप ही का लॉजिक चलता है कि जो सबसे ज्यादा वोट लाया वही जीतेगा। वो तो आप ही जीत गई, लेकिन हमारा भी तो एक सवाल है ना कि आपको वोट कितने लोगों ने दिया? 30 ही दिया, लेकिन आपके विरोध में कितने वोट पड़े? 70। तो 70 की बात कहां गई? बोलो। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट पास द पोल जो है उसकी कमी है कि आप उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट जिसको मिल गया उसको जिता देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कितने वोट उसके विपक्ष में पड़े हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरी बात, आप महिला हैं, महिला लोगों की आबादी इस दुनिया में तकरीबन आधी है। हमारे भारत में कुछ बच्चियों को मार देते हैं लोग, मान लीजिए कुछ 150 कम कर देते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है, आप सुनकर हैरत हो जाएंगे, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जिनको हमारा सभ्य समाज क्या कहता है कि अरे इसको कुछ नहीं आता, ये लोग जंगली लोग हैं, उनके यहाँ औरतों को कोई नहीं मारता है, बच्चियों को कोई नहीं मारता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा मारते हैं। तो कौन जंगली हुए भाई साहब? अगर जंगली का मतलब बुरा हुआ तो कौन बुरा हुआ? हम ही ना हुए, पढ़े लिखे लोग। तो इसलिए औरत और मर्द में फर्क नहीं है, औरत और मर्द में फर्क नहीं है। तो सवाल यह है कि जब औरत और मर्द में फर्क नहीं है और औरत चांद पे भी जा सकती है और गई है, या हवाई जहाज चला सकती है, तो पार्लियामेंट में काहे नहीं बैठ सकती है भैया? तो पार्लियामेंट के अंदर में अगर हमारे पास 500 या 550 पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं तो उसमें कितनी औरतें हैं भाई? कम से कम आधा तो होनी चाहिए ना, 250 नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब कहेंगे इनको बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है? रोटी तो गोल गोल बनाती है तो बुद्धि कहां से आ जाती है? घर चलाती हैं तो बुद्धि आ जाती है, और पार्लियामेंट में बैठाने पर इनको बुद्धि नहीं है। तो आप लोगों को चुनावी जो हमारी व्यवस्था है उसमें औरतों को भी तो अधिकार नहीं है, उनको उनकी भी तो नुमाइंदगी नहीं है। तो यह भी तो एक सवाल है इंपॉर्टेंट। मुसलमान इस देश में 16%, 15%, 14% जो भी कहिए, मोटा मोटी 15% मान लेते हैं। तो पार्लियामेंट में 15% मुसलमान होने चाहिए। ये नहीं है भैया 3 से 4% तक काहे नहीं मुसलमान लोग को काहे नहीं आ पा रहे हैं? उनको क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दोगे भाई? महिलाओं को क्यों नहीं दोगे? दलितों को क्यों नहीं दोगे? अरे दलितों के लिए सुरक्षित सीट होता ही है, उसको जनरल सीट से भी तो कभी लड़ा दो भाई। हमारे सरदार जी लोग हैं, उनको क्यों नहीं तुम लड़ाते हो? बिहार से क्यों नहीं टिकट देते हो भाई? उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं देते हो? जो सिखों का इलाका होगा वहीं से दोगे, और जगह से भी तो दो। तो हम चुनावी प्रणाली के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? चुनाव के बारे में। इंग्लैंड के में क्या कमियां हैं, जापान में, फ्रांस में, चाइना में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी समझदारी बढ़ेगी कि घटेगी? और हम जब एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में चुनाव पढ़े कि नहीं? हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3-4 देशों के, अब देखिए सब देशों का पढ़ना तो एक कोर्स के अंदर में मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आ रही बात समझ में? अब ये सब्जेक्ट थोड़ा अपना लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बेकार की बात इसमें हो रही है, नहीं। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब चुनाव की बात होगी, संसद की बात होगी, तो पार्टी सिस्टम भी आएगी। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है बताइए? मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है कि बहुत सारी पार्टियां होती हैं। लोकतंत्र की क्या निशानी है? लोकतंत्र में अगर सिर्फ एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया जाए तो क्या वो लोकतंत्र होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? आपको तो लोगों को च्वाइस देनी होगी कि भाई हम एप्पल पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम मैंगो पार्टी को वोट देंगे, या हम गुआवा पार्टी को देंगे। तो हमारे लिए बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए ना। तो ये भी सवाल है कि भारत जो है इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है, फिर एक पार्टी सिस्टम की क्या कमजोरियां हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम की क्या कमजोरियां हैं, उसके क्या गुण हैं, उसकी क्या अच्छाइयां हैं, अमेरिका में पार्टियां कैसे चलती है, इंडिया में कैसे चलती है, इंग्लैंड में कैसे चलती है, क्या पार्टियां विचारधारा से चलती है, क्या चलती है, ये भी सवाल आएगा। ठीक है। उसके बाद आएंगे जो आखिरी सेक्शन होगा, वो है कंटेम्पररी डिबेट्स ऑन स्टेट। राज्य को लेकर, राज्य को लेके आजकल जो डिबेट चल रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, उसके बारे में बात होगी। और क्या क्या थीम्स उस पे बात होगी। इसमें बात होगी आपको इसके बारे में,
ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कोई बता पाएगा क्या? ट्रेड करना, क्या? मतलब अपने देश से दूसरे नेशंस के थ्रू ट्रेड करना। हाँ सही बोल रही हैं, अपने देश से दूसरे देश के बीच में ट्रेड करना, सही बोल रही हैं। आप बताइए। सर अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे प्रस्तुत करना, मतलब दूसरे देशों से जोड़ना। अपने देश को दूसरे देशों से जोड़ना, ये भी बहुत हद तक बात सही है। आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? हिंदी में ग्लोबलाइजेशन को क्या कहते हैं, आपको पता है? आप बताइए। हाँ, वैश्वीकरण भी बोलते हैं कुछ लोग, भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। नहीं, भूमंडलीकरण भी शायद सुन, चलो भाई नो डिबेट। वैश्वीकरण भी सुनते हैं और भूमंडलीकरण भी शायद बोलते हैं। खैर आई मे बी रॉन्ग, मुझे लगता है भूमंडलीकरण भी बोलते हैं ना, भूमंडलीकरण। ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका? देखिए भूमंडली, कुछ बताएंगे आप भूमंडलीकरण का क्या मतलब हुआ, वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का? वैश्वीकरण जैसे एक देश का मतलब एक से दूसरे देशों में व्यापार करना, वैश्वीकरण। सही कह रहे हैं, एक से दूसरे देशों। व्यवस्था को जोड़ना। बहुत सही, अर्थव्यवस्था को जोड़ना, बहुत सही। सब लोग यहाँ विद्वान है, मेरे से ज्यादा है भैया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ, जब आपको ग्लोबलाइजेशन अगर पढ़ना है, समझना है, तो एक बात याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था या बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो थी, एक जमाने में क्या था, वो एक जमाने पे क्या था, उसको हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी थी। क्या था वो? क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा देश क्या करते थे कि अपने ही देश के अंदर में जो चीजों का उत्पादन करते थे उसको अपने ही देश में कंज्यूम करते थे, और बाहर के देशों से चीजों का आयात करने से बचते थे। उनकी कोशिश ये होती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का एक्सपोर्ट करें और कम से कम चीजों का इंपोर्ट करें। लेकिन जब हम क्लोज इकोनॉमी कह रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिए, पूरी तरह से क्लोज इकोनॉमी नहीं हो सकती है, पूरी तरह से क्लोज इकोनॉमी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जरूरतें ऐसी हैं कि हमको मान लीजिए कुछ ना कुछ चीजें बाहर से मंगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कार बनाते हैं तो कार के अंदर में हो सकता है कुछ टायर या उसके कुछ इंजन या कोई चीज हमको विदेश से मंगाने पड़े। हो सकता है कि हम मोबाइल की कंपनी इंडिया में खोले तो हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स या कोई चीज हमें बाहर से मंगानी पड़े। तो इस मेरा मानना है, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में भी पूरी तरह से इकोनॉमी क्लोज नहीं रह पाती है। लेकिन हाँ, ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या होता है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ देना और अपने देश के दरवाजे विदेशों के बने हुए प्रोडक्ट के लिए खोल देना, और उसी तरह से आपका जो सामान है उसके भी लिए भी दरवाजे दूसरे देशों में खुल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या ग्लोबलाइजेशन से भारत में गरीबी बढ़ी या गरीबी घटी, भारत को फायदा हुआ या भारत को नुकसान हुआ? इसके ऊपर भी एक राय नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से भारत के अंदर में छोटे छोटे कल कारखाने, छोटे छोटे उद्योगपति, छोटे छोटे व्यापारी, इनका नाश हो गया और बड़ी कंपनियां आके उन्होंने हर तरह कब्जा कर लिया। आप देखिए, आप अपनी जिंदगी में जितना भी सामान इस्तेमाल करते हैं उसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो विदेश में बनी हुई मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको बनाई है। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी बाहर का है, आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं वो भी बाहर का है, जो पानी आप खरीद के बॉटल वाटर पहनते हैं लगता है वो भी बाहर का है, जो कपड़ा पहन रहे हैं वो भी बाहर का है, जो जूता पहन रहे हैं वो भी बाहर का है, जब अपने दोस्तों के साथ जाके आप बर्गर खा रहे हैं वो भी बाहर की कंपनी का है। तो आप देखेंगे कि जो भूमंडलीकरण का विरोधी है वो कह रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। गरीबी घटी या बढ़ी है? गरीबी घटी या बढ़ी है? नहीं, गरीबी बढ़ी है। एक पक्ष का मानना है कि गरीबी बढ़ी है, और अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये गलत है। भारत जैसे देश ने भी अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसका फायदा उठाया। आज भारत का आईटी सेक्टर और बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भारत बिल्कुल
पिछड़ा ही हुआ है, भारत ने बहुत फायदा भी उठाया है। तो हम लोगों को इस सेक्शन में ये पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद राज्य का चरित्र कैसा बदल गया, राज्य जो है, राज्य कैसा काम करने लगा, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो मैंने मोटा मोटी जितने भी सवाल आएंगे, जितने भी टॉपिक कवर करना है, उसको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया।